मारे तोरे नैना बड़े चित्त चोर, बल मारे तोरे नैना बड़े चित्त चोर। काहे चोटी बतिया बनाए बल मारे। And I request the General Manager of Taj Hotels, Mr. Vinod Pandey ji, to come here and welcome you all. Thank you. So, thank you everyone, all distinguished guests. Thank you for joining us this evening. So we, of course, meet on this forum periodically, and some of you are familiar with the Kalam Siyahi, what we do at the this particular hall with our very distinguished authors. But I extend a warm welcome once again to anybody who joined for the first time. It gives us such an immense pleasure. My name is Vinod Pandey. Working with, of course, Prabha Khaitan Foundation, Sri Cements, and now with the beautiful Ehsaas women of Lucknow, it always gives a pleasure to welcome the authors, the writers, the novelists to the hotel, promote literature as in Taj Hotel. And on this series, a warm welcome. I'm extending, we have not met, but a warm welcome, Manisha ji, to coming to Lucknow. And we continue this, and a lot of inspiration we get when we get to meet with someone like you. And the entire audience is looking forward to. This is my 6th Taj Hotel, and I'm very keen personally that we should have these kind of events coming in. I started this in 2010 with Taj Bengal, Calcutta. There we call it as an author's afternoon, and quite a few in Lucknow, Siyahi and Kalam. Before this I was in Taj Mahal, Delhi. They're also working with Ehsaas Women of Delhi, also gave me privilege to understand the literature in much better sense. So my team joins me from Taj Hotel, Lucknow, to welcome all of you and for this great evening. Thank you. कलम लखनऊ के इस सत्र में मैं माधुरी हलवासिया, प्रभा खैतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रभा खैतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। यह देश और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और साहित्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 55 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुकी हैं और इसके आगे बढ़ने का क्रम लगातार जारी है। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे कार्यक्रम करते हैं। जहाँ तक कलम की बात है तो यह मंच अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। कलम में हम सम्मानित और चर्चित लेखकों और कलाकारों को विशेष रूप से आमंत्रित प्रशंसकों और पाठकों से जोड़ते हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कलम लखनऊ के आज के सत्र की हमारी मेहमान हैं जानी मानी लेखिका, कवयित्री, कथाकार, संपादक मनीषा कुलश्रेष्ठ। आपका जन्म 26 अगस्त 1967 को हुआ। अपने विज्ञान के स्नातक हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर और एमफिल की डिग्री हासिल की। आप कथक विशारद भी हैं। लेखन जगत में आपने अपने 8 कहानी संग्रह, 6 उपन्यास, विचारकी और यात्रा वृत्तांत, कविता संकलन सहित अनुवाद पुस्तकों से विशेष पहचान बनाई है। अपने शिगाफ, शाल भंजिका, पंचकन्या, स्वप्नपाश और मल्लिका जैसे उपन्यासों और कठपुतलियाँ कुछ भी तो रुमानी नहीं, केयर ऑफ स्वादघाती, इज इट करेक्ट, गंधर्व गाथा, बौनी होती परछाई, अनामा और रंग रूप रसगंध जैसे कथा पुस्तकों बड़ी संख्या में पाठकों और साहित्य जगत का भी ध्यान खींचा है। आपने कविताएं भी रची हैं और आपकी कुछ कृतियां के अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। आपको अपने लेखन के लिए के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान, चंद्रदेव शर्मा सम्मान, रंगे राघव पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय वातायन यूके सम्मान सहित कई साहित्यिक पुरस्कार, फेलोशिप मिल चुकी हैं।
आप विदेशों में भी साहित्य चर्चा में शरीक होती रहती हैं और आपने जोहान्सबर्ग में 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी हिस्सा लिया है। आप 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी की सदस्य भी रह चुकी हैं। आपने बखूबी हिंदी वेब पत्रिका हिंदी नेस्ट के संपादक का भी दायित्व निभाया है। जाहिर है कि आपके कामों की सूची इतनी बड़ी है कि परिचय में हमारी बातचीत का पूरा समय ना निकल जाए, इसलिए मनीषा जी से आगे की चर्चा में ज्योत्सना कौर हबीबुल्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। तो अब मंच ज्योत्सना के हवाले। और इस मल्लिका के बारे में अब हम जानेंगे मनीषा जी से। तो मल्लिका के बारे में पहले आप बताइए कि इतिहास और साहित्य क्यों मौन है? दरअसल अगर मैं मल्लिका की बात करूं कि इतिहास क्यों मौन है मल्लिका पर, तो इसके पहले और भी स्त्रियां साहित्य की दुनिया में आ चुकी थीं। बंगबाला नाम से जो थी, और भी ऐसी स्त्रियां थी, बल्कि मैं कहूँ तो भक्ति काल में भी मीरा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जिन पर इतिहास मौन रहा। तो मुझे लगता है कि ये उस समय और उस समय की जो संकीर्णता थी उसकी वजह से बहुत सारी, मल्लिका तो केवल एक है, मल्लिका से पहले बहुत, बल्कि हम कहें तो शायद आदिकाल में भी कई ऐसी स्त्रियां मिल जाएंगी जिन्होंने साहित्य रचा, और पुरुषों ने बहुत आराम से और उन स्त्रियों को इतिहास में शामिल होने से रोक दिया। जब आप ये पूछ रही हैं कि मल्लिका के बारे में, तो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने मल्लिका को अपनी धर्म पोषिता कहा और अपनी प्रेरणा कहा, उन्होंने भी जब भारतेंदु मंडल बनाया तो मल्लिका को बड़ी कन्वीनियंस से अलग कर दिया। तो अगर हम कहें तो ये पूरा का पूरा एक पितृसत्ता का एक षड्यंत्र है, जिसमें न केवल मल्लिका बल्कि बहुत सारी ऐसी स्त्री लेखिकाएं, चित्रकार और खाली भारत में नहीं पूरे विश्व में रही हैं जिन पे इतिहास मौन हो जाता है। तो ये एक विडंबना है। तो इसीलिए शायद मल्लिका लिखने का मेरे अंदर ख्याल आया कि और इसके बाद मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में एक प्रवृत्ति आ गई थी कि उन मौन स्त्रियों, जो इतिहास में मौन रह गई, उन स्त्रियों पर बार बार कुछ कुछ लिखा जाए। और ये तो एक बहुत ही ज़रूरी बात आपने की। और जब आपने मल्लिका के बारे में लिखा, फिर मल्लिका के बारे में बहुत और भी लेखकों ने बहुत अच्छी तरह से उनकी कहानी को भी लिखा और उनके उपन्यासों के बारे में भी रिसर्च की और लिखा। बिल्कुल, अंग्रेजी में भी लिखा गया दोबारा से। मल्लिका और भारतेंदु जी के समय को अंग्रेजी में भी दोबारा से लिखा गया, बनारस को केंद्र में लाया गया, और बल्कि अभी अभी मल्लिका की रचनावली पे एक किताब संकलित होकर आई है। और ऐसा नहीं था कि मल्लिका पर कोई उपलब्ध नहीं थी सामग्री। मल्लिका के उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र, कुमुदनी और एक और उपन्यास था जो नागरी प्रचारणी सभा ने संभाल के रखे थे और उन्होंने छापे थे। हालांकि मल्लिका के और भारतेंदु जी के 100 वर्ष बाद ये कवायद हुई थी, लेकिन ये थे, लेकिन हिंदी साहित्य में कोई बात नहीं होती थी इस पे। तो मुझे लगा कि ये बात होनी चाहिए। और इनकी किताब से पहले मल्लिका का सिर्फ एक हल्का सा जिक्र होता था भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका के ज़रिए होने, और इसके बाद अब इतने लोगों ने किताबें पढ़ी हैं। मैंने भी आज ये किताब पढ़ी है क्योंकि हम लोग बात करने वाले थे, और इतनी ही फैसिनेटिंग इनकी कहानी है। तो प्लीज़ मल्लिका के जीवन से आप बताइए कि आप कैसे प्रभावित हुए और उनके जीवन के बारे में कुछ बताइए। मुझे याद है कि मैं बनारस यूनिवर्सिटी का एक म्यूज़ियम है, यूनिवर्सिटी का अपना म्यूज़ियम है, तो वहाँ मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथाएं मिली, 2, ब्रजरत्न दास और श्याम सुंदर दास जी की। और वहाँ पर मुझे एक फ़ोटो मिला, जो ये आप कवर पे फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये मल्लिका और भारतेंदु जी का फोटोग्राफ मिला, और एक पेंसिल से लिखा हुआ छोटा सा खत मिला।
उस खत में लिखा था कि मेरे जाने के बाद तुम अपने छोटे भाई को, गोपाल जी को लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मल्लिका का ख्याल रखना, और जो उसका महीने भर का जो खर्चा है 15 रुपए होता था उस वक्त, उस 15 रुपए को कायम रखना। तो ये जो चिंता थी, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और इनका फोटोग्राफ था। इसके अलावा जब मैंने आत्मकथा पढ़ी तो उस आत्मकथा में मल्लिका के नाम का जो चैप्टर था, उन चैप्टर्स के नाम बड़े चौंका देने वाले थे। एक आत्मकथा में, एक जीवनी में उसका नाम था चैप्टर का चंद्र में कलंक, और दूसरी जीवनी में उस चैप्टर का नाम था गुलाब में कांटा। और यही बात मुझे चुभ गई, तो मुझे लगा कि इस चंद्रमा को कलंक से निकालना पड़ेगा और इस गुलाब में से कांटा हटाना पड़ेगा। तो मल्लिका कांटा नहीं थी, मल्लिका कलंक नहीं थी, मल्लिका चंद्र थी और मल्लिका गुलाब थी। तो इस बात ने मुझे प्रेरित किया और इस बात ने मुझे इस जिद से भर दिया कि मैं इस बात को एक अलग ढंग से कहूँगी। और वही प्रकाश मल्लिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन में लाए, जो उन्होंने अपने लेखन में दिखाया। तो आपने जो इनका जीवन इतनी सुंदर शब्दों से रचाया है, इससे बहुत हमको सीख मिलती है। जो आपने इसमें बोली पॉपुलराइज की है, जो भाषा आपने अपनाई है, बहुत ही थोड़ी सी मुश्किल भाषा है। मुझे भी काफ़ी डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ा, और फिर मैंने पढ़ा कि बाकी लोगों को भी डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ी, तो फिर ठीक था। पर आपको कुछ डाउट रहा था कि इस भाषा से अब इस पीढ़ी के लोग क्या कैसे कनेक्ट करेंगे? बिल्कुल, मुझे लगा था मल्लिका कोई नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि वो जो भाषा थी, स्वतंत्रोत्तर जो समय की भाषा थी, और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, खड़ी बोली को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश कर रहे थे। और उस भाषा में जो वो समय में जो भाषा लिखी जा रही थी, तो वो एक बड़ी लयबद्ध भाषा तो थी, लेकिन उसका व्याकरण और उसकी जो क्लिष्टता थी, वो मुझे लगता था कि आज बच्चे पढ़ना चाहेंगे कि नहीं। पर मुझे लगता है कि एक लेखक की जिम्मेदारी होती है, जब वो शिल्प पे, भाषा पे काम करता है, तो वो अपनी जिद को माने। बाकी पाठक सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप सरल लिखेंगे, पाठकों को ध्यान में रख के आप कोई भाषा चुनेंगे, तो ये मैंने कभी नहीं किया। जैसे मैंने शिगाफ लिखा, तो वहाँ कश्मीरी उर्दू है, और तो उस भाषा के लिए भी मुझे ये चुनौती लगती थी कि मैं नीचे ना जाऊं, मेरा पाठक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए, ताकि उसके लिए एक नई खिड़की खुले और उसको नई भाषा के नए शब्दों से परिचय हो। तो ये मेरी एक जिद होती है कि उपन्यास का जो परिवेश है उसको, और जो समय और जो काल है, मुझे लगता है कि लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय की बात लिख रहे हैं, तो उस बात को खड़ी बोली और उस समय की खड़ी बोली में लिखा जाए। और फिर आप उस पूरे उस टाइम का आप एक पिक्चर इतनी ब्यूटीफुली अपने वर्ड्स में पेंट करते हैं, और फिर लोग जाके वो वर्ड्स की एटिमोलॉजी भी देखते हैं, वो भाषा को भी स्टडी करते हैं, और हम उस भाषा को वापस भी यूजेज में लाते हैं। तो ये बिल्कुल ज्योत्सना, इस बात के मतलब जो परिवेश की बात मैं करूं, तो मैंने जब तार भिजवाया था कि मल्लिका जब बंकिम चंद्र चटर्जी को तार भेजती है, तो मैंने कहा मैं तार भेज रही हूँ, तार का ईजाद हो गया था क्या? तो मैंने खोजा कि तार था कि नहीं। ट्रेन अगर चलती थी कोलकाता से बनारस, तो कौन कौन से स्टेशन आते थे, कौन कौन सी नदियां आती थी, क्या दृश्य पड़ते होंगे, और क्या वनस्पति होती थी तमाल नदी के किनारे जहां मल्लिका रहती थी बंगाल में। तो उस नदी के आसपास कौन से वृक्ष, पुटूस और ये सारे, कौन सा फ्लोरा फौना होता था। तो ये बात मैं ख्याल में रखती हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का मैंने ख्याल रखा। एक छोटी सी गलती जो मुझसे होते होते बची कि मैंने मल्लिका से नजरुल का कोई गीत बुलवा दिया। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे सोचना चाहिए, तब नजरुल हुए ही नहीं थे। तो हम लेखक अपने आप से ही जद्दोजहद करते हैं, और इस बात की सटीकता जब आप बात करें कि मल्लिका को लिखने की, क्योंकि अब जब आप पीरियड नॉवल लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को, और आई एम थैंकफुल टू गूगल कि आपको पता चल जाता है कि उस काल में कौन कब कैसे हुआ था। और खासकर क्योंकि मल्लिका एक इतिहास का हिस्सा थी, तो कुछ तो इसमें रियलिटी है, और क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है, कुछ आपकी कल्पना है,
तो रियलिटी की मल्लिका और आपकी कल्पना की मल्लिका, इनके बीच में क्या अंतर है? बिल्कुल कुछ तो अंतर रहा होगा, लेकिन मैंने चाहा था कि मेरी मल्लिका आत्मविश्वासी, आत्माभिमानी और इंडिपेंडेंट हो। तो मैंने इस बात का ख्याल रखा कि वो कहीं से भी एक रक्षिता की तरह, जिसको हम कहते हैं मिस्ट्रेस, मल्लिका कहीं मिस्ट्रेस ना दिखाई दे। और मुझे लगता है मल्लिका मिस्ट्रेस रही भी नहीं होगी, क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से आती थी और वो एक अच्छे परिवार से आकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पड़ोस में आके रुकी थी। और मल्लिका के बारे में इतने कम तथ्य मिलते हैं कि बाकी मुझे बुनना पड़ा। तो मैंने मल्लिका का पहले बचपन बुना, क्योंकि मल्लिका इतनी मेधावी थी तो मैंने उसके पिता संस्कृत के अध्यापक चुने, वो मैंने ही बुना। और कहते हैं, बस कहीं मैंने हल्का सा पढ़ा था कि मल्लिका बंकिम के क्लैन से ही थी, उसी कुल से आती थी। तो मैंने मल्लिका और बंकिम के पत्राचार को लिखा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मल्लिका एक ही गांव में के थे, तो मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो मुझे लगता है अगर मल्लिका इतनी मेधावी रही होगी और इतनी जागरूक रही होगी तो उसने निश्चय ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर से बात की होगी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे भी उसी काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए थे। तो कई चीजें तो मैंने बुनी, कई चीजें तथ्यों से ली, लेकिन एक बहुत मिराकल हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर नहीं गई थी पहले, मौका नहीं मिला, कुछ मेरा मन नहीं हुआ। वजह ये कि मैं कुछ रचना चाह रही थी, उसमें भंग नहीं चाहती थी कि मैं कोई चीज़ देख लूंगी तो जो मेरी कल्पना में भारतेंदु हरिश्चंद्र और मल्लिका चल रहे हैं वो कहीं टूट जाएगा, कोई पतला सा कांच है वो टूट जाएगा। तो मैं जब मल्लिका का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पर विमोचन हुआ, लॉन्च हुआ, बुक लॉन्च हुआ उन्हीं के घर में, पहले तो मैं सकपकाई कि भाई प्रेमिका का उस घर में लॉन्च होना, पता नहीं वो लोग कैसे लेंगे। लेकिन दीपाली जी जो अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पड़ पोती हैं, उन्होंने बहुत स्वागत किया, वो बहुत खुश हुई और उन्होंने बहुत गले लगाकर आमंत्रित किया। तो एक बात जिसने मेरे गूज बम्प्स लाए वो ये थी कि मैंने एक सीडी बनाई थी जिसमें मल्लिका को मन्नों से टकराए बिना भारतेंदु जी के कक्ष में जाने की एक राह मिले। और भारतेंदु जी के जो लेखक मित्र भी थे वो आराम से सीढ़ियों से बिना जनान खाने में जाए, आराम से चले जाए। तो मैंने ये कल्पना की थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो दीपाली जी बोलती है ये दादा के कमरे में जाने की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से उनके मित्र जाया करते थे। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मतलब मैं फेंट ही हो जाऊंगी, या कुछ मतलब बहुत अजीब एक ट्रांस में मैं चली गई कि ये मैंने कैसे कल्पना कर ली। तो मुझे लगता है कि लेखक कहीं ना कहीं कुछ सुपरनेचुरल चीज़ों से भी गुजरता है। उसको भले हम साइंटिफिक नज़रिए से सुपरनेचुरल ना कहें, भले उसको हम ये कह दें कि लेखक का अवचेतन इतना गहरा होता है कि वो ऐसी चीज़ें देख लेता है। और एक और बात जो मैंने वहाँ महसूस की कि मल्लिका का उस घर में स्वागत न केवल दीपाली जी ने किया, बल्कि मुझे लगता है कि मन्नों का दिल भी बहुत बड़ा रहा होगा। लोग अक्सर मुझे बातों बातों में मल्लिका कह देते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं उतनी ही मन्नो भी हूँ, क्योंकि मेरा घर का नाम मन्नो है। तो मन्नो का दिल बड़ा नहीं होता तो क्या मल्लिका के लिखे हुए उपन्यास जो वो वहाँ छोड़ के चली गई थी, मल्लिका वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ के 2 कपड़ों में बनारस से वृंदावन चली गई थी, उसके बाद कोई नहीं जानता वो कहाँ है। तो अगर मन्नो ने उनकी चीजों को फेंक सकती थी, जला सकती थी किसी डाह के अंतर्गत, तो वो स्वागत जो उस घर में हुआ वो कहीं ना कहीं मन्नो और उनके देवर जो भारतेंदु जी के छोटे भाई थे उनके बड़े हृदय के कारण हुआ। तो इन 2 चीजों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ऑलमोस्ट ये लगता है कि आपको चुना गया था कि आप मल्लिका की कहानी लिखें। बिल्कुल। अभी मैं शायद अरुंधति रॉय नहीं, कहीं इंटरव्यू आज ही कहीं पढ़ रही थी कि लेखक किताब नहीं चुनता है, किताबें लेखक को चुनती है।
और ये मल्लिका की जो कहानी आप हमें बता रहे हैं, अब एक छोटे से गांव से, बंगाल के छोटे से गांव से फिर वो कलकत्ता आई, कलकत्ता से बनारस गई, और इतना जो उन्होंने उपन्यास लिखे, आपने मल्लिका के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा है किताब में, तो ये इन 3 एस्पेक्ट्स के बारे में आप हमें बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो बचपन मल्लिका का बचपन एक बंगाली गांव में, एक जिसको हम कहें 24 परगना। तो जब मैं इसे लिख रही थी, संयोग से, क्योंकि मेरे हस्बैंड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तो हम वेस्ट बंगाल में ही पोस्टेड थे उस वक्त, और 24 परगना जैसा ही वहाँ पर पूरा का पूरा माहौल था। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो माहौल मिला और मैं उस माहौल को महसूस कर सकी, और मैंने मल्लिका का बचपन रचा। बचपन, विवाह, और वो एक बहुत संजीदा बेटी थी। और मैंने उसका बचपन, अगर आप जानना चाहेंगे कि मैंने उसका बचपन कैसे कल्पित किया, कैसे कल्पना में लाई कि उसकी एक और बहन थी और उसके पिता ऐसे रहे होंगे, तो अगर आप मल्लिका का उपन्यास कुमुदनी पढ़ते हैं तो उसमें 2 बहनों की कथा है, जिसमें बड़ी बहन छोटी बहन से एक डाह करती है और उसको लगता है पिता उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो ज़्यादा सुंदर है और ज़्यादा मेधावी है। तो उससे मैंने थोड़ी सी प्रेरणा ली कि कहीं ना कहीं, क्योंकि लेखक बार बार अपने आप को दोहराता है, यही बात पूर्ण प्रकाश चंद्र में भी 2 बहनों की कथा है, तो मल्लिका ने बार बार 2 बहनों को रचा और उन दोनों बहनों के बीच की ईर्ष्या को रचा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मल्लिका की कोई बहन तो ज़रूर रही होगी। तो इस तरह से मैंने उसका बचपन रचा। उस बचपन में उसका जो किशोर पति है उसको रचा, और उन दोनों का जो किशोर बहुत पवित्र प्रेम होता है उसको रचा। फिर उसके बाद जो मल्लिका विधवा होती है, बंकिम के यहाँ जाके रहती हैं, मुझे नहीं मालूम रही होंगी कि नहीं, पर मैंने एक कल्पना की, उनको कलकत्ता पहुँचाया, वहाँ वो थोड़े दिन रही, वहाँ से वो बनारस आती हैं, और उनका सौभाग्य, या भारतेंदु जी का सौभाग्य, या हम सबका सौभाग्य। मैं हम सबका सौभाग्य इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिंदी साहित्य में उपन्यास शब्द लाने वाली मल्लिका थी, क्योंकि उसके पहले उपन्यास शब्द हिंदी में नहीं होता था। आख्यान कहा जाता था बड़ी कथा को, या आख्यायिका कहा जाता था छोटे नॉवला को। तो जब मल्लिका आई और मल्लिका ने जब बंकिम के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया, भारतेंदु जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम अनुवाद करो, हिंदी सीखो, तो उन्होंने उस उपन्यास शब्द को भारतेंदु जी ने अपनाया कि अरे इतना लंबा आख्यान सुंदर नहीं लगता, उपन्यास शब्द उपन्यस्त से जो बनता है, तो वो एक उपन्यास शब्द भी हिंदी में आया। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के भी जीवन की एक सौभाग्यशाली घटना थी कि मल्लिका उनके पास में आकर रही। उसके बाद जो मल्लिका और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े लोकप्रिय व्यक्ति थे, उनकी बहुत सारी प्रेमिकाएं थी, उनके आसपास स्त्रियों का हुजूम था, उसमें बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। एक हुस्ना नाम की तवायफ भी उनकी मित्र थी। उनको हम ये नहीं कह सकते कि भारतेंदु जी की प्रेमिका थी हुस्ना का कैरेक्टर करने में मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि हुस्ना सच में एक बनारस की तवायफ थी जिन्होंने भारतेंदु की मृत्यु पे एक छोटी कवित्त लिखा था। तो मुझे लगता है कि भारतेंदु उन लोगों में से थे जिन्होंने स्त्रियों को बहुत अलग ढंग से देखा था, तो इसीलिए उन्होंने उनके आसपास जितनी स्त्रियां रहीं उन्होंने उनको लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इस बात को मैंने इसमें डाला है। बुढ़वा मंगल हुआ करता था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय में, शायद आज भी होता हो, तो उसको मैंने इसमें लाया। फिर जब भारतेंदु जी का अंत है, जब भारतेंदु जी की मृत्यु को मैं इसमें लिख रही थी, तो मुझे भी बहुत रोना आया, क्योंकि पूरी जो भारतेंदु जी की मृत्यु का दृश्य है हूबहू ऐसे घटा था, उनकी जीवनी में मिलता है। लेकिन मल्लिका उस वक्त क्या कर रही थी ये कहीं नहीं मिलता, कि मल्लिका ने अपना रुदन कैसे रोका होगा। 35 वर्ष की उम्र में भारतेंदु जी चले जाते हैं। तो जब मैंने ये लिखा, और मेरे पास करीब 10 से 12 पुरुषों के फोन आए, और पुरुषों की तो आदत होती ना, ये नहीं कहते कि रोया मैं, अरे मेरी आंखें साफ हो गई अरे आज तो मैं बहुत सदियों बाद आंखें नम हो गई। उस दृश्य को पढ़ के स्त्रियां तो रोई होंगी, बहुत सारे पुरुष रोए थे।
तो मुझे लगता है कि ये सारे एस्पेक्ट मैंने एक ट्रांस में लिखे थे, और इससे इस ट्रांस से जुड़ी हुई घटना, इस पर्टिकुलर नॉवल को लिखते हुए मैं बहुत बार ट्रांस में गई हूँ। एक घटना मैं आप सबको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है मुझे लेखन में, मेरे साथ में हमेशा मेरे को प्रेरित करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये ले पिज़्ज़ा और मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी है। और मैंने 8 बजे उन्हें गुड नाइट बोला। सुबह 6 बजे मेरे कंधे पे हाथ रखा, तू सोई नहीं? और मुझे वो अपने जीवन का वो समय नहीं मालूम मैंने क्या लिखा और कैसे लिखा, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मल्लिका में डुबोने के लिए, कहीं ना कहीं लगा कि मल्लिका ने मुझे करेक्शन कराया, यहाँ मैं ऐसी नहीं हूँ, यहाँ तुम मुझे गलत तरह से पोर्ट्रे कर रही हो, करेक्ट इट, ऐसे कई बार मुझे लगा। तो इतिहास और साहित्य की मल्लिका ने को आपने बिल्कुल अपनी कल्पना से आप हमारे सामने लाई हैं। तो इस किताब में हमको ये मल्लिका जो देखने को मिलती है और पढ़ने एक्चुअली देखने को मिलती है जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही उनकी फैसिनेटिंग स्टोरी है। और जो आपने उनके पिताजी के बारे में, जब उनके पिताजी उनका देहांत होने वाला था और वो फिर उनको गांव मिलने गए हैं, वो भी आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको पोर्ट्रे किया है। और वो तो बस आपकी कल्पना थी, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि आप अगर कहीं एक छोटा सा आपको कोलाज का टुकड़ा मिलता है तो उसके आसपास रंग आप ही को भरने पड़ते हैं, तो वो रंग मैंने ही भरे थे। पर कई लोग सोचते हैं कि वो मल्लिका और बंकिम के बीच का पत्राचार सही में है, वो सही में नहीं है, वो मेरे लिखे हुए पत्र है, मेरी कल्पना है। तो आपने मल्लिका एज अ प्रेमिका, बेटी के उसके कैसी वो थी, बहन भी आप बहन, उसके हाँ। इतने एस्पेक्ट्स इतने ब्यूटीफुली बुक में पोर्ट्रे किए हैं। तो अब आप अपनी जर्नी एज एन ऑथर, आपने इतनी किताबें लिखी हैं, वो भी प्लीज़ हमें बताइए। यहाँ हमारे पास इतने ऑथर्स हैं और बडिंग ऑथर्स हैं। बहुत फनी जर्नी थी मेरी, क्योंकि मैं अगर आज से अपने आप को 16 साल की लड़की के तौर पे, तो मैं कोई लेखक वेखक नहीं बनना चाहती थी। तो उस वक्त मैं मॉडल बनना चाहती थी, उस वक्त मैं डांस सीख रही थी, कथक सीख रही थी, तो मैं कथक डांसर ही बनना चाहती थी। और मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहती थी जो उस वक्त में सोचने लायक नहीं होती थी कि भाई पापा ने तो डांट ही दिया था, ये कोई प्रोफेशंस होते हैं जो तुम, क्योंकि एक छोटे कस्बे की लड़की के लिए इतनी दूर तक सोचना। मेरा जन्म के एक बहुत ही अगर कहें तो ट्रेडिशनल मगर सांस्कृतिक कस्बे में हुआ, जो शहर में हुआ, जोधपुर में। और मेरा बचपन एक बिल्कुल इतिहास जहाँ से शुरू होता है, राजस्थान का चित्तौड़गढ़, वहाँ मेरा बचपन बीता और उदयपुर में मेरी शिक्षा हुई। तो ये सारे शहर ऐसे थे जिन्होंने मेरे अंदर एक रूमानियत तो डाल दी थी, कहीं ना कहीं इतिहास भी डाल दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि वक्त मेरे पीछे से, मेरे नेपथ्य में मेरा लेखक होना गढ़ रहा था। मैं कुछ भी बनना चाहती थी, लेकिन मेरा वक्त मुझे गढ़ रहा था कहीं ना कहीं पीछे से। तो जब मैं कॉलेज में आई तो माँ ने तो साइंस में डाल दिया कि चलो डॉक्टर बनो, लेकिन मेडिकल में हुआ नहीं। और बॉटनी में एमएससी आधा ही किया था कि मैं रेडियो में काम करने लगी थी। वहाँ पे मुझे बहुत सारे हिंदी के लोग मिले, तो मैंने बीच बॉटनी में एमएससी के हिंदी में एमए में एडमिशन ले लिया और माँ को तब बताया जब मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो माँ बहुत दिनों तक नाराज रही कि कौन हिंदी में एमए लड़की शादी करेगा। और फिर हुआ ये कि मेरी एक वायुसेना अधिकारी से शादी की बात चली, तो जब बायोडेटा पहुंचा तो उन्होंने कहा हिंदी में एमए वापस रख दिया। फिर उन्होंने देखा अरे बॉटनी में मतलब बीएससी है और रेडियो में काम करती है, वापस उठा लिया। फिर जब वो मुझसे मिले तो हम दोनों ने क्लिक हो गए और उन्होंने कहा कि तब मुझे एक छोटा सा राजस्थान में जो युवा साहित्य पुरस्कार मिलता है वो मिल चुका था। तो जब वो मुझसे मिलने आ रहे थे तो उन्होंने ये सोच लिया था मैं लेखक हूँ और वो व्हीलर्स पे मेरी किताब ढूंढ रहे थे।
तो जब शादी हो गई और उसके बाद मैं बिल्कुल आराम तलबी के दिनों में आ गई, तो उन्होंने कहा मैंने तुम एक लेखक से शादी की थी, वो कहाँ है? तो फिर मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया। कारगिल का समय था और तब हम लोग बीकानेर में पोस्टेड थे और लगभग ये तय हो चुका था कि उधर की सीमाएं खुलने वाली हैं। तब मुझे याद है कि क्रिकेट का बुखार चल रहा था, लोग कम ऑन इंडिया जीत के आना है कर रहे थे। उसी समय राजस्थान के दूध वाले कारगिल में दूध भिजवा रहे थे, इधर कोला वॉर चल रही थी। तो ये सब मुझे बड़ा विचित्र और विरोधाभासी लग रहा था। तो मैंने एक लंबा सा खत राजेंद्र यादव जी को हंस में लिखा था, किसकी रक्षा के लिए, कि यहाँ पे जो हो रहा है वो किसकी रक्षा के लिए हो रहा है, लोग कोला वॉर के पीछे पड़े हैं। और उस पत्र को कॉपी करके एक फिल्म बनी थी रवीना टंडन वाली, उसको उसी पत्र की उस पे कि वो एक फौजी अधिकारी की वाइफ है और वो स्ट्रगल कर रही है। तो तब इतनी चिट्ठियां मेरे पास आई, जेलों से आई, कहाँ कहाँ से। रोज मेरे पति 20-25 चिट्ठियां लेके घर पे आते थे और मुझसे कहते थे तुम्हें ये सब नहीं लिखना चाहिए था, तुम कैसे ऐसे लिख सकती हो, रिवील कैसे कर सकती हो, थोड़ा खतरनाक है। पर मैंने कहा अब तो मैंने लिख दिया और राजेंद्र जी ने छाप भी दिया। तब मुझे लगा कि मेरे अक्षर, मेरे लिखी हुई बातें दूर तक जाती हैं। वहां से मेरा लिखने का सफर शुरू हुआ। फिर जब शुरू हुआ तो ये रुका ही नहीं। और पहला नॉवल आपका कौन सा था? पहला नॉवल शिगाफ था। तब हम लोग कश्मीर में पोस्टेड थे, तो मैं देखती थी कश्मीर की स्थिति को, तो वो मैंने तब लिखा। और इस वक्त आप कौन सा नॉवल लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं? इस वक्त मैं बहुत एक अलग सी चीज लिख रही हूँ। मैं भारत में, आप सब शायद जानते हो, मैट्रियार्की हुआ करती थी एक समय में, और केरल में तो मैट्रियार्कल सिस्टम, मैट्रिलिनी का, मात्र सत्ताओं का बहुत बड़ा एक सिस्टम हुआ करता था, और जिसे खुद नायर समाज ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बंद करवाया। और हालांकि उसके भी दो पक्ष थे। खासी समाज है, वहां पर आज भी मैट्रियार्की है, सबसे छोटी बेटी को जायदाद मिलती है और लड़का शादी करके लड़की के घर आता है और सारे निर्णय घर की छोटी लेती है। अगर आप हाथियों में देखेंगे, हाथियों में भी मैट्रियार्की है। कुल माता डिसाइड करती है कि कहाँ पे पानी है, कहाँ घास है, कहाँ जाना है। और आप सबको हैरत होगी ये जानकर कि यहाँ जब मुखिया चुना जाता है तो कोई खून खराबा, कोई चुनाव नहीं होता, सबकी सहमति से सारे हाथी तय, सारी हथनियां तय करती हैं। वो सबसे ज्यादा जानती है, उसको सबसे ज्यादा रास्ते पता है। इसकी दादी या इसके क्लैन, इसके जीनोटाइप में वहां शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानती है कौन ज्यादा अनुभवी है, कौन हम सारे पूरे क्लैन को सुरक्षित नदी के पार करा देगी। तो यही आप मैट्रियार्की में, नायर समाज में देखते, तो वहां कोई खून खराबा नहीं था नेता चुनने के लिए। तो मैं, जहां तक मैं इस किताब को, कहते हैं कि आप अगर कोई किताब लिखे तो उसके पीछे एक विचार होना चाहिए, तो युद्ध नहीं होते अगर मैट्रियार्की चलती चली जाती। आज भी ओरिएंटल सिस्टम्स में, अगर आप चाइना में देखें और अपने नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे कबीले ऐसे हैं जहाँ पे मैट्रियार्की है और बहुत शांति से स्त्रियां मेहनत भी करती हैं, बच्चे भी पालती हैं और बहुत अलग ढंग से उनका समाज चलता है। तो मैं उस पर एक उपन्यास लिख रही हूँ और मैं लगातार हैरत में पड़ती जाती हूँ जितना ज़्यादा मैट्रियार्की को जानती हूँ। वाओ, दैट वाज रियली वेरी फैसिनेटिंग। तो अब नेक्स्ट क्या आप लिख रही हैं इसके बाद? अभी तो यही लिख रही हूँ। हाँ। और आपकी कुछ किताबें ट्रांसलेट हुई हैं, डच में ट्रांसलेट हुई हैं, फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई हैं, और आपकी कहानियाँ मॉस्को यूनिवर्सिटी में भी लिटरेचर में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये कौन सी आपकी स्टोरीज हैं जो लिटरेचर के कोर्स में वो पढ़ते हैं? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। सबसे पहले डच ट्रांसलेशन के पीछे एक जो मज़ेदार कहानी है, वहाँ पे मिस्टर प्लकर एक है, नीदरलैंड्स में रहते हैं। उनकी एक ईमेल आई मेरे पास कि मैं आपकी किताब शालभंजिका को डच में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। वो हिंदी में, बहुत सुंदर हिंदी में लिखा हुआ था। तो मेरे को हैरानी हुई, मैंने कहा आप भारतीय मूल के हैं? उन्होंने कहा नहीं, डच हूँ। और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने उनको सहमति दी और उन्होंने डच में अनुवाद किया
हर बात पे वो मुझे फोन करते थे कि मनीषा, शकुंतला और दुष्यंत के बीच में ये प्रेम प्रसंग तो तुमने ऐसे लिखा है, ऐसे हुआ था। मैं उनका ज्ञान देखकर हैरत में थी। जब मैंने स्टालिन, एक शब्द स्टालिन नाम आया है उसमें, तो हमारे यहाँ नॉर्थ गोवा वगैरह में स्टालिन शब्द को लोगों के बच्चों का नाम रख देते हैं। तो उन्होंने कहा मनीषा ये नाम बदल दूं, हमारे नीदरलैंड्स में यहाँ पे स्टालिन नाम नहीं रखेंगे, हमारी बहुत ऑफेंड फील करेंगे लोग। तो मैंने कहा आप इसे बदल दीजिए। तो मैं उनके ज्ञान को देख रही थी। हमारे यहाँ अनुवाद होता है, हम इतनी ध्यान से एक एक शब्द को, मेरे को रोज एक ईमेल आती थी, उसमें 10 शब्दों के 3-4 मीनिंग पूछे होते थे उन्होंने। तो मैं उन लोगों के काम करने के तरीके, अभी आपसे बात हो रही थी हंस हार्डर, वो जर्मन फ्रेंड है मेरे, तो उन्होंने, तो ये लोग बहुत मेटिकुलसली, बहुत गौर से आपकी चीज़ों की ट्रांसलेशन करते हैं। तो मेरे फ्रेंच में, जर्मन में तो नहीं, डच में, अंग्रेजी में, और मॉस्को यूनिवर्सिटी के अनुवाद जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है, हिंदी टू रशियन, उस डिपार्टमेंट में मेरी एक कहानी है बिगड़ैल बच्चे, वो वहाँ चलती है। और भारतीय भाषाओं में तो अनुवाद होते रहते हैं। मुझे लगता है कि अनुवाद वो खिड़की है जो हमें दूसरे समाज, दूसरी दुनियाओं के लिए खिड़की खोलती है। हर लेखक का ड्रीम होता है कि जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स पढ़ें और वो स्टडी हमारा टेक्स्ट करें, तो ये तो ऑलरेडी आपका ड्रीम आ गया है, तो सब लेखक भी ये ड्रीम कर सकते हैं। तो आप लेखकों को क्या एडवाइस देंगे, जैसे आपको घर में बैठ के लिखना, ये राइटिंग का प्रोसेस, इसका डिसिप्लिन, इसके बारे में आप कैसे इसको फॉलो करते हैं और क्या एडवाइस है? बिल्कुल, सबसे पहले जैसे आप कह रही थी कि मल्लिका को हम पढ़ते नहीं देखते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने शब्दों से, शब्दों को लिखे नहीं दिखाएं, शब्दों के ज़रिए आप लिखे नहीं दिखाएं। तो जब भी मैं, क्योंकि हम लोग एक वर्कशॉप भी करते हैं क्रिएटिव राइटिंग की, और कथा कहन नाम से, तो वहाँ पर हमेशा इस बात पे एक जोर रहता है कि लिखो नहीं दिखाओ। तो ये मोटो ही कथा कहन का है कि लिखो नहीं दिखाओ। तो सबसे पहले तो ये, और बात ये कि घर पर बैठ के लिखना, मैं भी यही सोचती थी अरे बस लिखना है तो अब घर पर बैठ के लिखना है, क्योंकि अब मेरी तो शादी हो गई, अब और कोई रास्ते बचे नहीं है, तो अब डेस्क पर बैठ के लिखना है। तो मुझे लगता है कि वो डेस्क पे बैठना, खाली लिखना नहीं हो पाता। आप जब तक बाहर नहीं निकलते हैं, जब तक आप परिवेश को नहीं देखते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं। जैसे मैं शिगाफ लिख रही थी, तो अगर कश्मीर का परिवेश मैंने नहीं देखा होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब मैं मल्लिका लिख रही थी, मैंने 24 परगना जाके देखा नहीं होता तो बहुत मुश्किल था। तो मुझे लगता है यात्राएं एक लेखक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और जितना हो सके शोध। आप देखेंगे कि मेरे लेखन में ज़्यादातर किताबें शोध परक हैं, तो उसके लिए मैं अपने आप को टास्क देती हूँ। जैसे मैट्रिलिनी वाला था, मैं नहीं जानती थी, जब तक हमारी त्रिवेंद्रम पोस्टिंग नहीं हुई थी, नायर समाज के बारे में मैं नहीं जानती थी। लेकिन जैसे ही त्रिवेंद्रम पोस्टिंग हुई, उसके ठीक थोड़े समय बाद मुझे शिलोंग जाना पड़ा। तब मैंने मात्र सत्तात्मक समाजों को देखा, तब मेरे को एक चुनौती मिली। तो मैं अपने टास्क रखती हूँ कि अब ये दुनिया है जिसको मैं नहीं जानती, मुझे इसमें कूदना है और इस पे किताब लिखनी है। इस बहाने में एक बड़ी दुनिया को जानती हूँ, एक बड़े विषय को पढ़ती हूँ। ऐसे ही मेरी एक किताब है स्वप्नपाश, जो सिजोफ्रेनिया पर है। उसमें एक सिजोफ्रेनिक पेंटर है, तो उस पर है। तो वो भी दुनिया मेरी बिना जानी पहचानी थी। तो मैं अपने आगे एक खिड़की रखती हूँ जो बंद होती है, उसको मुझे खूब गहरे जाकर ढूंढना होता है। तो मैं अपने आगे चुनौतियाँ रखती हूँ। तो मैं नए लेखकों को भी ये कहूँगी कि अनछुई जगहों पर जाकर देखो और वहाँ खोज कर देखो। उस नई दुनिया को पहले तुम खोजो और फिर उस पर किताब लिखो। तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य इसी से समृद्ध होगा। क्योंकि एहसास विमेन का एक इनिशिएटिव है, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन पे इतिहास भी मौन है और साहित्य भी मौन है। तो उन स्टोरीज को आप ज़रूर खोजिए, उनके बारे में लिखिए। आप अपनी वर्कशॉप के बारे में ज़रूर आप बताइए, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे ऑडियंस। हम हर साल फरवरी या अप्रैल में कथा कहन नाम से एक वर्कशॉप करते हैं, जिसमें हम 15 मेंटर्स और 30 वहाँ पे रेजिडेंशियल सीखने वाले प्रतिभागी होते हैं।
हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे पीपीटीज होते हैं, तो 15 जो मेंटर्स आते हैं वो लगभग क्लास जैसी एक होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि गोष्ठी लिटरेचर फेस्टिवल और हमारी वर्कशॉप में एक ये फ़र्क है कि आप जिसको सामने सुन रहे हैं शाम को, आप उसके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, उसके साथ आप घूम फिर सकते हैं, उसके साथ डांस कर सकते हैं। तो वो वर्कशॉप एकदम बहुत अलग तरह का माहौल होता है सीखने का। तो आप सबका स्वागत है, जो भी आना चाहे। इस बार 5, 6, 7 अप्रैल को हम कर रहे हैं। उनके इतना अच्छा लग रहा है और मन में इतने सारे प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे हैं कि मुझे पता नहीं कैसे उनको व्यवस्थित करके पूछ पाऊंगी। और किताब के कुछ पन्ने पलटे भी हमने, तो भाषा बहुत ही लच्छेदार, बहुत ही भावप्रवण भाषा है, बहुत अच्छा प्रभाव डालती है और भाषा में बड़ा प्रवाह है। पता नहीं आप इसको अच्छा मानेंगे या नहीं, मुझे शिवानी की याद आ गई पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि बंगाल में उनका मल्लिका का जीवन था, मुझे नहीं पता था। मैंने अचानक उससे कुछ बंगाल की गंध महसूस की, तुरंत आपसे पूछा तो मुझे पता चला कि वो बनारस की, बंगाल की 24 परगना का आपने जिक्र किया, तो आपने वो गंध हमको महसूस कराई। वो रियलिटी, वास्तविकता दिखाती है। 2-3 जगह हमने पढ़ा भारतेंदु ज्यू वर्ड जनरली हम कुमाऊनी में यूज़ करते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये ज्यू वर्ड जो है आपने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि भारतेंदु जी को उनके परिवार में आसपास के लोग ज्यू ही कहते थे, उनको अच्छा। ज्यू के नाम से जाना जाता था। जहाँ तक और हाँ। खाली कुमाऊं में नहीं, अगर आप रायपुर जाएं तो रायपुर घराने हाँ। के चंद्र देव ज्यू हुआ करते थे, जी। बहुत बड़े कथक डांसर जी, थे, राजा जी, थे। जी। तो ज्यू एक सम्मानजनक जी का एक ज्यू, जी का हाँ जी। परिवर्तित रूप। तो मुझे लगता है बहुत सारी हमारी जो भाषाएं, बोलियां हैं, उनमें ज्यू का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगा कि शायद कोई कुमाऊं की कोई गंध हो। नहीं, ज्यू बहुत सारी जगहों पे और प्रचलित है। बंगाल की गंध तो हमने महसूस कर ही ली। और जैसा आपने कहा कि मल्लिका जो है गुमनामी के अंधेरे में रही, तो आपकी इस बात ने मुझे याद दिला दिया काफका की। काफका भी बहुत कम उम्र में चले गए थे और जो कुछ भी लिखा था वो सब अपने दोस्त को कह गए थे कि मेरे मरने के बाद जला देना। उसने अपने दोस्त की बात नहीं मानी, सब कुछ प्रकाशित करवा दिया। और आज 100वां वर्ष है उनकी डेथ का ये साल, और हम उनके ऊपर कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मल्लिका को कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला होता तो, पर देर से ही सबेर से ही मिला है नागरी प्रचारणी सभा, और अभी मल्लिका समग्र आया है। हाँ। आप खोजेंगे अमेज़न पे तो मिल बिल्कुल। जाएगा। तो मुझे ये अच्छा लगा कि देर से ही सबेर से ही मल्लिका को भी सुध ली किसी ने। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में मल्लिका के ऊपर लिखने का विचार कब आया, क्यों आया और कैसे आया? क्योंकि आप पढ़ रही थी, आपने भारतेंदु को पढ़ा, फिर आप आज की किताब ये आज आई है, तो इस बीच का समय जो ट्रांजिशन था ये क्या था और इतना समय क्यों लगा मल्लिका को सामने आने में? और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि मल्लिका का चरित्र हमें समाज के सामने लाना है? मैंने अपने जवाब में बताया था कि मुझे वो 2 जीवनियां मिली थी जी। जिनमें बड़े अटपटे उनके अध्यायों के नाम थे। पहली बात तो वहां से प्रेरणा मिली, और बहुत पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान का एक अंक निकाला था मृणाल पांडे ने। जी। सबसे पहले मैंने मल्लिका को वहां पढ़ा था, फिर कथादेश में छोटा सा एक अंश मल्लिका के उपन्यास का छपा था। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मेरे अंदर इकट्ठी होती जा रही थी, लेकिन उनको कहते हैं कि एक माहौल की जरूरत थी। तो जब हमारी बंगाल में पोस्टिंग हुई, पश्चिमी बंगाल में, तो मुझे लगता है कि वहाँ का एकांत उसने मुझे विवश किया कि मैं मल्लिका पर लिखूं। एक प्रश्न और ले लूं? ओके। अभी अभी आपने कहा कि एकांत मिला, तो मुझसे एक दिमाग में आया कि लेखन जो है इंसान को एकाकी बनाता है। आप जब तक अपने आप में डूबते नहीं तब तक कुछ निकल के नहीं आता। सोशल लाइफ के साथ कैसे बैलेंस बैठाती हैं अपने? मैं तो बिल्कुल ही, मेरी तो दुनिया 2 दुनियाओं के बीच में मैं चल रही थी। एक बिल्कुल अंग्रेजी था, वायुसेना की दुनिया थी, एयरफोर्स, जहाँ कोई हिंदी पढ़ता ही नहीं था। मेरे घर आके प्रेमचंद की तस्वीर को देखते थे, पूछते थे योर फादर इन लॉ।
तो मेरी तो दुनिया दो नावों पे बीती है, जहाँ पर बिल्कुल ही फौजी माहौल था और दूसरा बिल्कुल मेरे साहित्यिक मित्र थे। मेरी माँ से मुझे प्रेरणा मिली, तो मुझे लगता है कि मुझे ये संतुलन साधना आ गया था। तो सोशल दुनिया भी आप, मुझे लगता है स्त्रियां सब कर लेती हैं। नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा सादर नमस्ते। मैं वत्सला पांडे हूँ और मनीषा दीदी से मिलने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी, यहाँ पर मौका दिया, मैं आई। एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगी। आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए ज्योत्सना जी, लेकिन अगर लीलन कहानी का जिक्र नहीं होगा तो मुझे लगता है यात्रा अधूरी रहेगी। तो मैं चाहूँगी कि आपने कैसे कल्पना की थी और कैसे जो वो तांबे की लोटे के रंग की जो नायिका थी उसकी देह को लेपों में जीवित किया और देह बात करती है, मृत शरीर बात करता है, कैसे आपने कल्पना की थी? बहुत पहले मैं छाबुआ वाले इलाके में, जहाँ भगोरिया उत्सव होता है, वहाँ गई हुई थी और वहाँ पे होली पे लड़कियाँ आराम से, वो भी मातृसत्ता का एक रूप है जहाँ लड़कियाँ भाग जाती हैं और फिर पति आके वधू मूल्य चुका के उस शादी करार करता है। वहीं की बात है, भगोरिया उत्सव चल रहा था और अक्सर आदिवासी कहा करते हैं कि सड़कों ने आकर हमारा सत्यानाश कर दिया, क्योंकि जहाँ उतनी आज़ादी किसको है, आदिवासियों के यहाँ सड़कें पहुंची, पत्रकार पहुंचे, लोग पहुंचे कि ये इतनी स्वच्छंद स्त्रियां हैं, टॉपलेस घूमती हैं, और बलात्कार शुरू हुए। तो एक खबर छपी थी कि एक लड़की की, एक आदिवासी लड़की की नुची खुची देह वहाँ पड़ी है। तो लोगों ने शक किया कि तेंदुए का काम है, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला मनुष्य का काम था। तेंदुआ तो गलती से कहीं और किसी पिंजड़े में बंद था। लोग उसको तेंदुए के ही नाम से कहते रहे कि वो तेंदुए ने मारा है, और मारा तो किसी मनुष्य ने था। तो ये इस कहानी का बैकग्राउंड तो ये है, कहानी ये है कि पोस्टमार्टम हाउस में एक लाश पड़ी है, वो अपनी कहानी कह रही है। तो इस कहानी को मैंने 1 साल में लिखा, एक वाक्य लिखती थी, रख देती थी। बहुत मार्मिक कहानी है जिसको मैं पढ़ रही थी साहित्य अकादमी के एक कार्यक्रम में, और मैं वहाँ फूट फूट के रो रही थी। ऐसी कहानी है। तो जब भी इस पे फोन आते थे, लोग कहते थे कैसे कहें अच्छी कहानी है, लेकिन ये भी नहीं निकल रहा कि अच्छी कहानी है। ये इतनी विवशतापूर्ण कहानी थी एक बलात्कृत देह की, जिसे चींटियां भी सूंघ के चली जाती हैं, उसके ऊपर से नागिन भी फुफकार के चली जाती है। तो मैंने इसमें प्रकृति के सारे एस्पेक्ट्स लिए, बल्कि भेड़िया आके उसको, भेड़ियों में भी मादा मुखिया होती है, तो मादा मुखिया आके सूंघती है और जोर से पूरे जंगल को अपनी हू से गुंजा देती है कि उसे लगता है ये लाश किसका काम है, ये इतना भीषण काम तो जानवर भी नहीं करते। तो ये कहानी उस पर है। आप सब पढ़ सकते हैं। मेरे अगले आने वाले आ चुका है वन्या नाम से, आदिवासी स्त्रियों की ही कहानी है। मुझे संयोग बन पड़ा कि मैं पूर्वोत्तर में भी रही, नागालैंड रही, अरुणाचल रही, असम रही, शिलोंग तो रही। तो ये सारी उन आदिवासी स्त्रियों की कहानी है जिनकी अस्मिताएं बहुत स्वतंत्र थी, लेकिन सड़कों ने पहुंचकर उनको शर्मिंदा कर दिया। So I just wanted to ask, like, some of these characters which are there and not there. Okay, a little bit is known about them, not much. For example, I recently went to Chittorgarh and I was so taken back by the story of Padmini, Rani Padmini. Okay. How much of that character actually comes across to the audience, to the readers? Because every writer would give that character interpretation of her own, like you did with Mallika. So, does the reader actually get to know the character? Thank you. मैं हिंदी में जवाब दूंगी। दरअसल होता ये है कि जब लेखक लिख रहा होता है तो वो अपनी 5 इंद्रियां जगा कर लिखता है।
और वो अतिरिक्त चेतना के साथ लिखता है। वो कभी भी पाठक को ख्याल में नहीं रखता कि वो जो पोर्ट्रेट बना रहा है उसको पाठक कैसे लेंगे। पर मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मैंने कुछ रचा उसमें से मेरे पाठक कुछ नया ही निकाल के लाते हैं जो मुझे खुद नहीं पता होता। तो मुझे लगता है कि लेखक का काम है कि वो अपनी सारी इंद्रियां, सारी चेतनाएं, सारा अवचेतन उसमें लगा दे, और जब वो आता है तो पाठक को अतिरिक्त इंद्रियां जगानी पड़ती हैं उस बात को समझने के लिए। बल्कि कई बार मैंने कोई विमर्श नहीं किया होता है, लेकिन मेरे पास फोन आता है, कठपुतलिया में जल विमर्श बहुत अच्छा था। मैंने कहा वो मैंने कब किया। तो दरअसल मुझे लगता है कि जब पाठक आपसे रूबरू होता है और जब आपके शब्दों की जो रेजोनेंस है वो पकड़ने लगता है, मुझे लगता है कि जैसे आज मैं अपने प्रिय लेखक मटियानी जी की बात करूं, शैलेश मटियानी जी की बात करूं या निर्मल जी की बात करूं, उनके मौन को मैं समझने लगी हूं। तो मुझे लगता है कि एक लेखक से तादाद में बिठा लेता है पाठक और फिर उसे बार बार पढ़ता है तो उसको वो मौन भी, वो छुपी हुई चीजें भी समझ में आने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि मल्लिका के स्ट्रोक मैंने 5-6 ही दिए होंगे, लेकिन मेरे पाठक ने थोड़े एक्स्ट्रा ही लिए। जब आप देखते हैं कि गांधी जी के थोड़े से स्ट्रोक्स बनते हैं, अपन पहचान लेते हैं, तो उसी तरह एक प्रभाव पाठक के ऊपर उन शब्दों का पड़ता है जो शब्द कैरिकेचर रचते हैं। तो इसीलिए जब मैं अपने युवाओं को कहती हूँ कि कुछ गढ़ो, मतलब ऐसा रचो कि वो चौथा आयाम भी, 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन भी बन जाए। तो मुझे लगता है कि कोशिश नहीं होती, अभ्यास होता है कि आपका मौन पाठक पकड़ने लगते हैं, वो चीज़ भी पढ़ने लगते हैं जो आपने नहीं लिखी है। तो यही एक अच्छे लेखक की पहचान है। तो हमने एक चीज़ तो पकड़ ली है कहानियाँ और उपन्यास पढ़ते हुए कि स्त्री की सशक्त अस्मिता, हाँ, ये मनीषा की कहानियों की बहुत बड़ी खासियत है। हाँ, और मुझे बहुत पसंद भी है। चाहे हमने अभी कालिंदी का जिक्र किया था, वो मुझे इसलिए पसंद है कि इतनी विद्रूपताओं के, इतनी विद्रूप परिस्थितियों के बीच भी जिस तरीके से कालिंदी की डिग्निटी उभर कर आती है ना, सलाम है, वाकई मज़ा आ जाता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि इसी को कहते हैं, झंडे उठा के स्वतंत्रता नहीं होती है स्त्री की, वो अपने व्यक्तित्व के अंदर होती है और उसको आना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात में यकीन रखती हूँ कि स्त्री विमर्श जो है नारों से नहीं आएगा, कदम बढ़ाने से ही आएगा। हम नारे तो बहुत लगाएंगे लेकिन हम उसके विपरीत घर में उस पितृसत्ता के परोक्ष खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उससे नहीं आएगा। वो जो छोटे छोटे कदम हम सब मिलके उठाते हैं, उनसे ही कोई एक आज़ादी और एक नया दिन आएगा। बिल्कुल, और हम उसी के लिए साधुवाद देना चाहते हैं मनीषा की। मतलब जिस तरीके से, जितनी डिग्निटी से स्त्रियों को अपने उसमें उपन्यास में, कहानियों में पोर्ट्रे करती हो, तुम्हारी कलम की उम्र दराज हो। थैंक यू, शुक्रिया। मनीषा जी, मैंने आपकी जी मत गई अलका दीदी। मतलब आपके सामने बड़ी हुई हूँ। प्यारी मनीषा। तो मैंने ऐसा सुना है कि जैसे एक्टर वगैरह होते हैं तो उनको एक्टिंग करनी होती है तो उस पात्र को अपने में उतार के जीते हैं, और जब तक वो साकार ना हो जाए ना, एक बेचैनी सी रहती है। लिखने के नाते मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि आपको इस तरह की बेचैनियाँ हुई होंगी कि कब मेरे भाव कागज़ पे आ जाएं। तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं? बिल्कुल, जब भी मैं कोई उपन्यास खत्म करती हूँ उसके बाद मैं इंसोम्निया से गुजरती हूँ। और ये मेरे यहाँ पे सारे लेखक फ्रेंड बैठे हैं, प्रज्ञा है, विजया है, वत्सला है, और पीछे आप अनुवाद करते हैं, हमारे साथ में पल्लवी है जो बहुत अच्छी बडिंग स्टोरी टेलर, राइटर है। और ये सब भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम शरीर पे लेते हैं। मैं अक्सर कहा करती हूँ अपने इंटरव्यूज़ में कि कहानी लिखना अपने ऊपर आत्मा उतारने जैसा है। तो आपको याद होगा कि जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि आत्मा उतार ली और वो बोलने लगा, उसके बाद वो एकदम पस्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को हम खो देते हैं। तो वो तो बहुत सारी बेचैनियां हैं, साथ में बहुत सारे विरोधी पात्रों को जीने की विडंबना। एक तरफ आप रेपिस्ट का भी पात्र अदा कर रहे हैं, एक तरफ आप विक्टिम का भी पात्र अदा कर रहे हैं।
तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको बहुत तोड़ती हैं, क्योंकि आप दोनों तरफ खड़े हैं, आप मर्डरर भी हैं और आपका मर्डर भी हुआ है। तो जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो आप बहुत पस्त हो जाते हैं, आपको दोनों तरफ से सोचना है। ये सोफिया में मेरे साथ हुआ था, क्योंकि सोफिया एक सच्ची घटना पे लिखी हुई कहानी थी। और जब सोफिया जाके अपने मर्डर मतलब अपने प्रेमी के मर्डर से मिलती है तो वो पल मेरे ऊपर बहुत यंत्रणादायक गुजरे थे। और जब मैं स्वप्नपाश लिखा, जो सिजोफ्रेनिया के एक मरीज की कहानी है, तो मुझे कई बार लगता था कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपने पात्रों की विडंबना को भी, पात्रों की खुशियों को भी जीते हैं। और कई बार ये भी होता है, एक बार मैं डाइटिंग कर रही थी ज़बरदस्त वाली, और मैं अपनी नायिका को चॉकलेट खिलाए जा रही थी। तो हम उनके ऊपर भी अपनी चीज़ें थोपते हैं और उनकी चीज़ों को तो अपने ऊपर झेलते ही हैं। तो एक बहुत अजीबो किस्म का रिश्ता होता है लेखक और उसके पात्रों का। मनीषा, आप थोड़ी सी तारीफ भी करूं, वो आप में शब्द, भाषा, शैली और तरह तरह की भाषाओं के शब्द आपकी खास विशेषता है। वो ये होगा कि आप कई जगह रही हैं और मैंने तो राजस्थान के शब्द आपसे सीखे। एक चीज़ पूछना चाहूँगी, बहुत ही थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है कि आपने मल्लिका जब लिखी तो जो उनका रिलेशन था वो तो समाज में वर्जित फल की तरह होता है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इवन आज की जो उसमें है परिवेश है, उसमें किसी लेडी का अगर कोई बौद्धिक है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पति से तो लगाव होगा, वो एक रिश्ता अलग है, लेकिन बौद्धिक स्तर पे कई दोस्तों से भी लगाव होता है, बिल्कुल, जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। वह हमारे साथ भी है, हमारा अपने सेम प्रोफेशन वालों से बहुत लगाव होता है और उसका कोई नाम नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ओपनली अच्छा समाज हम लोगों जैसा ही एक्सेप्ट करता है। तो जब आपने मल्लिका जैसा विषय उठाया तो उनकी जो पूर्वज थे, आपने बताया उनकी पीढ़ी से आप मिली, तो उनका रिएक्शन क्या था? जैसे दीपाली जी ने तो बहुत अच्छे से लिया। तो इसकी वजह भी मैंने बताई थी कि मन्नो ने जब उनकी किताबें संभाल के रखी हैं तो आगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आया ही था। मन्नो ने, जैसे मैंने मन्नो का जब चरित्र गढ़ा तो मैंने उसमें उनकी पति से गुस्सा है कि तुम मल्लिका से क्यों प्रेम करते हो, लेकिन मल्लिका को बहुत आदर भाव से एक स्त्री की तरह देखती हैं। तो मुझे यहाँ पे मुझे किसी को विलन नहीं बनाना था, तो मन्नो को भी मैंने एक चारित्रिक ऊंचाई दी है और मुझे लगता है ऐसी रही होंगी मन्नो, नहीं तो हमें मल्लिका का कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता। और जहाँ तक की बात आप ऐसे रागात्मक या मित्रता की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब कहानियाँ बहुत ज़्यादा लिखी जाएंगी तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों की एक्सेप्टेंस, ऐसी चीज़ों का मनोविज्ञान, ऐसी चीज़ों के पीछे की प्रेरणाएं भी लोगों को समझ में आएंगी। बात वही है कि हम इसको खुलकर लिखें। एक्सक्यूज मी, पता चला कल्पना और सत्य का सम्मिश्रण है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप बैलेंस्ड नैरेटिव लिखा आपने, उसमें किसका बहुमत ज़्यादा था? सत्य पे बेस्ड है ज़्यादा या आपकी कल्पना पे? देखिए, खाली सत्य लिखती तो मैं एक खबर की तरह बन जाता, बल्कि मैं कहानियों की भी बात करूँ, हम आदिवासी स्त्रियों के बलात्कार और इनकी खबर पढ़ते रहते हैं, तो जो इसीलिए बात चली थी गल्प की। तो कहानी लिखना अपने आप में एक कल्पना, गल्प और इसका पर्याय कहलाता है। तो लेखक को कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रोक्स कल्पना के चुनने ही पड़ते हैं इकहरा होने से बचने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब मैं संवाद भी लिखती हूँ तो कई लोग लिखते हैं उसने कहा इसने कहा, तो मैं जब भी संवाद लिखती हूँ कि उसने कहा कि मैं आज वहाँ जाने की सोच रही थी, तो मैं पीछे से परिवेश भी करती हूँ कि तभी पेड़ से चिड़िया उड़कर दूसरी डाल पर बैठी। ये एक तीसरा आयाम है जो एक पूरा का पूरा चित्र गढ़ता है, जो कल्पना से ही उपज सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, कई चीजें हैं जो मैं एक बात में बहुत लास्ट अपनी बात आखिरी कहूंगी कि एक बतौर लेखक मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि लेखक की आंख समय से एक दूर जाकर ज्यादा खुलती है। जैसे मैं आज अपना बचपन ज्यादा साफ देख पाती हूँ, तो मुझे एक फोकल लेंथ चाहिए होती है उस स्मरण को और शार्पन बनाने के लिए। तो एक फोकल लेंथ, कई लोग होते हैं कि कल जिया आज लिख दिया, मैं नहीं लिख पाती हूँ, मुझे एक दूरी चाहिए उससे। जैसे माँ को गुजरे हुए मेरे 8-9 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरी आत्मा उनसे वो फोकल लेंथ पे नहीं आ सकी है कि मैं उनके बारे में उनके कैरिकेचर पे लिख सकूं। तो शायद किसी दिन आएगा जब मैं उन पे लिख पाऊंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मनीषा जी। हम एक्चुअली इनसे बात करते ही जा सकते हैं, इतनी बातें हैं पूछने के लिए, और 1 घंटा कितनी जल्दी निकल गया। थैंक यू ज्योत्सना जी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी विजय शाही जी को कि वो यहाँ पर आएँ और फेलिसिटेट करें हमारे गेस्ट को। राजस्थान का बचपन। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन लखनऊ की ओर से मैं डिम्पल त्रिवेदी आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, खासकर हमारे आज के अतिथि मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का, और उनसे बातचीत कर इस शाम को यादगार बना देने वाली ज्योत्सना जी का। हम अपने प्रायोजकों श्री सीमेंट, जिनके CSR इनिशिएटिव के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण, सहयोगी लखनऊ एक्सप्रेशंस, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज महल लखनऊ के आभारी हैं। आप सभी का धन्यवाद।